चलते हैं दिसंबर 1946 की सर्द दिल्ली में। एक नई संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इकट्ठा हुई है। देखिए, इनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक आज़ाद भारत का भविष्य लिखना। लेकिन कमाल की बात यह है कि पहले ही दिन से इस सपने पर दो तरफ से हमला होना शुरू हो जाता है। तो पहला हमला आता है सीधा लंदन से। उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक विंस्टन चर्चिल ये ऐलान कर देते हैं कि ये पूरी की पूरी सभा ही अवैध है। और क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये सिर्फ एक बड़े समुदाय की सभा है। मतलब साफ था, वो कह रहे थे कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की सभा है। और जब बाहर से ये हमला हो रहा था, तो अंदर से भी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, बहिष्कार की। मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने साफ साफ कह दिया कि वो इस पूरी प्रक्रिया को मानते ही नहीं है और इसे फौरन भंग कर देना चाहिए। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब नींव पर ही इतने जबरदस्त हमले हो रहे थे, तो आखिर ये राष्ट्र बना कैसे? आज की हमारी ये पड़ताल इसी कहानी की परतों को खोलेगी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। इन जबरदस्त हमलों के सामने जो सभा का नेतृत्व था, वो चुप नहीं बैठा। उन्होंने फैसला किया कि पलटवार होगा, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि तथ्यों से, सच्चाई से। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इन झूठे आरोपों का जवाब सिर्फ और सिर्फ सच से ही दिया जा सकता है, और वो सच सबके सामने आना ही चाहिए। पर यह था पहला सच। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया है, लेकिन इसके बावजूद 296 में से 210 सदस्य सदन में मौजूद थे। मतलब एक जबरदस्त बहुमत, जो इस सभा की वैधता का सबसे बड़ा सबूत था। और ये स्लाइड तो चर्चिल के उस सिर्फ हिंदू वाले दावे के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, यह सभा भारत के असली विविधता का एक आईना थी। इसमें सिख थे, भारतीय ईसाई थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, और हाँ, वो मुसलमान भी थे जो लीग का हिस्सा नहीं थे। तो ये एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सभा थी। अच्छा, बाहरी हमलों का जवाब तो दे दिया गया, लेकिन अंदर जो मतभेद थे, उनका क्या? अब सभा के हॉल के अंदर ही भविष्य को लेकर जो गहरी दरारें थीं, वो साफ साफ दिखने लगी थीं। मतलब बाहर की लड़ाई अब अंदर भी आ चुकी थी। और ये लड़ाई थी दो बिल्कुल अलग नजरियों के बीच की। एक तरफ थी कांग्रेस पार्टी, जो एक अखंड सेक्युलर हिंदुस्तान का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो किसी भी कीमत पर एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने पर अड़ी हुई थी। इस टकराव के बीच में एक आवाज ऐसी थी जो विवेक और संयम की बात कर रही थी, और वो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। उन्होंने सभा को चेताया कि ठीक है, हमारे पास बहुमत है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लीग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे, तो उसके नतीजे क्या होंगे? उन्होंने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, क्या ऐसा करना बुद्धिमानी होगी? और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा मोर्चा भी था, रियासतें। भोपाल के नवाब जैसे राजे रजवाड़े इस बात से डरे हुए थे कि एक लोकतांत्रिक भारत में उनकी बादशाहत छिन जाएगी, और उन्होंने तो खुलेआम धमकी दे दी कि वो अपनी ताकत इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे, और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी घोषणा करती है जिससे अचानक सबके सिर पर एक तलवार लटक जाती है, समय की तलवार। तो अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी थी, और इस भागते समय ने हर किसी को एक आखिरी और निर्णायक फैसले के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इतने दबाव के बीच भी जिन्ना अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब माउंटबेटन ने कहा कि अगर पाकिस्तान बनाना है तो पंजाब और बंगाल को भी बांटना पड़ेगा, तो जिन्ना ने बिना हिचके जवाब दिया कि उन्हें दीमक खाया हुआ पाकिस्तान भी मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान तो चाहिए ही। इस टूटते हुए सपने को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, बस वो पाकिस्तान की मांग छोड़ दें। लेकिन उनकी ही पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक सरदार पटेल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, यह पागलपन है। अब कांग्रेस का नेतृत्व एक भयानक दुविधा में फंस गया था। एक तरफ उनके जीवन भर का सपना था, एक अखंड भारत का, और दूसरी तरफ थी देश में फैलती हिंसा की क्रूर हकीकत, जहां हर रोज हजारों लोग मारे जा रहे थे। माहौल बहुत ही निराशाजनक था। ये एक बहुत ही दर्दनाक फैसला था, लेकिन सरदार पटेल जैसे नेताओं ने इसे एक जरूरी बुराई के तौर पर देखा। उनका तर्क था कि देश को गृहयुद्ध की आग से बचाने के लिए ये कड़वा घोट पीना ही पड़ेगा। ये एक बीमार अंग को काटने जैसा था, ताकि बाकी का शरीर बच सके। और फिर वो दिन आया,
3 जून 1947 वाइसरॉय माउंटबैटन रेडियो पर एक ऐसी घोषणा करने वाले थे जो हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समझौता असंभव हो गया है। ये शब्द अंतिम थे। एक लंबा ठहराव और फिर ऐलान हुआ। विभाजन। एक संयुक्त आजाद भारत का सपना उसी पर टूटकर बिखर गया। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास के सबसे अंधेरे पलों में भी उम्मीद की एक किरण रोशन होती है। अब हम चलते हैं 14 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक आधी रात में, जब वही संविधान सभा आजादी का स्वागत करने के लिए फिर से इकट्ठा हुई। जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी और उनके शब्दों ने करोड़ों दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। सदियों की गुलामी के बाद भारत आखिरकार अपनी नियति से मिलने जा रहा था। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में जरूर उठता है। जब पूरी दिल्ली जश्न में डूबी थी, तो वो इंसान कहाँ था जिसे सब राष्ट्रपिता कहते थे? महात्मा गांधी आखिर थे कहाँ? जवाब यह है कि गांधी उस रात दिल्ली में नहीं थे। वो दंगाग्रस्त कलकत्ता की गलियों में थे। वहां वो विभाजन के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे, शांति के लिए उपवास कर रहे थे। और वहीं से उन्होंने नए राष्ट्र के नेताओं को एक संदेश भेजा, एक सलाह जो आज भी गूंजती है: सत्ता से सावधान रहना। सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है। याद रखना कि असली भारत उसके गांवों में बसता है, और ये कुर्सी उन गरीबों की सेवा के लिए है